हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस क्लासेस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस की रिगार्डिंग हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो मुख्य टॉपिक्स है भूगर्भ शास्त्र। आज भूगर्भ शास्त्र की रिगार्डिंग जो है वो पहला क्लास यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले के सेशंस में आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर चुके हैं और इससे सिलेबस और अन्य जानकारियों के बारे में। तो आज के सिलेबस में हम लोग यहाँ पे जो भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत सिलेबस दिए गए हैं हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। वहीं जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर ले ताकि पीडीएफ और अन्य जानकारियाँ भी आपको वहाँ से प्राप्त होता रहे। वहीं अगर हम भूगर्भ शास्त्र के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं यानी जियोलॉजी के रिगार्डिंग, तो अभी कंप्लीट कोर्सेस प्रारंभ हो चुके हैं जो कि ऑनलाइन मोड में आपको क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें कि आपका लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अभी काफ़ी मिनिमम फी में जो है ये कोर्सेस अवेलेबल्स हैं। अभी 2100 का जो है वो स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है। इनमें इनरोल करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर भी कांटेक्ट करके सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखें जो हमारा, क्योंकि सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो हम क्लास कंडक्ट करने वाले हैं उसकी रिगार्डिंग जो है वो चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें आपके 2 पेपर पूछे जाएंगे। पेपर 1 जिसमें सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश से संबंधित प्रश्न आएंगे। वहीं पेपर 2 जो है वो हमारा कंसर्निंग सब्जेक्ट यानी कि भूगर्भ शास्त्र से होगा, जहाँ से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम यहाँ पर भूगर्भ शास्त्र की रिगार्डिंग बात करते हैं तो इसमें विभिन्न टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें एक जो टॉपिक है वो हमारा भू आकृति विज्ञान है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक्स होगा वो भू आकृति विज्ञान के ही सापेक्ष में। तो एक बार आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर दें कि सारे चीज़ें क्लियर है आप लोगों का। तो यहाँ पे भूगर्भ शास्त्र की रिगार्डिंग हमारी जो भू आकृति विज्ञान जो हमारा पहला ही टॉपिक्स है, इसी की रिगार्डिंग चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि भू आकृतियों के विकास की अवधारणा पर आज का हमारा टॉपिक्स होगा। देखिए, अगर हम भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत बात करते हैं तो भूगर्भ शास्त्र, भू मतलब पृथ्वी, गर्भ मतलब कोख, और शास्त्र मतलब अध्ययन, यानी कि हम भूमि के कोख यानी पृथ्वी की जो हम अध्ययन करते हैं विभिन्न परिप्रेक्ष्य में इसकी आंतरिक चीज़ों के बारे में, ये भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत जो हमारा एक प्रमुख टॉपिक है वो है भू आकृति विज्ञान। अगर हम यहाँ पर भू आकृति विज्ञान के सापेक्ष में भी चर्चा करते हैं, ठीक है, भू आकृति विज्ञान के सापेक्ष में अगर हम चर्चा करते हैं भू आकृति विज्ञान, जैसा कि भू मतलब पृथ्वी हो गया, आकृति यानी कि स्वरूप, और विज्ञान यानी कि किसी चीजों को वैज्ञानिक तरह से यानी कि तार्किक रूप में उसका अध्ययन करना, विवेचन करना। तो यानी कि भूमि के स्वरूप का वैज्ञानिक तरीके से तार्किक रूप से जो है विवेचना करना ही जो है भू आकृति विज्ञान आता है।
भू आकृति विज्ञान विषय वस्तु के अंतर्गत हम विभिन्न चीजें जैसे पृथ्वी की जो है वो आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आयु और अन्य जो चीजें हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके जो है इस चीज को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखिए ठीक है, भू आकृति विज्ञान यानी कि जैसा कि हमने बताया कि ये 3 शब्दों से बना हुआ है, जिसमें भू, आकृति और विज्ञान। भू मतलब पृथ्वी, आकृति का मतलब होता है स्वरूप और विज्ञान मतलब व्यवस्थित तार्किक विवेचना। यानी कि हम अगर सिंपल शब्दों में अगर इसको बयां करते हैं तो इन रूपों में हम कर सकते हैं कि पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी के जो स्वरूप है, ठीक है, पृथ्वी की स्वरूप की व्यवस्थित तार्किक विवेचना करने वाला जो शास्त्र है उसे हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। मुख्य रूप से भू आकृति विज्ञान के विषय वस्तु के अंतर्गत जो हम चीजों को जानते हैं, पढ़ते हैं, उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, हम यहाँ पर आगे के सेशंस में इस चीज पर चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई है। देन पृथ्वी की आयु, आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है, पृथ्वी बनी हुई है, तो ये कोर हो गया, मेंटल हो गया और भूपर पट्टी, ठीक है। तो इनकी जो संरचना है वो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है सारी चीजें। फिर समस्थिति, भू संचलन, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, चट्टानें, प्रक्रम तथा स्थलाकृतियों के वर्गीकरण को जो है वो इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हमें विभिन्न परिप्रेक्ष्य में चर्चाएं करनी होती है, जिसमें कि पृथ्वी की उत्पत्ति हो गया, आयु हो गया, इसकी आंतरिक संरचना और अन्य और जो चीजें हैं जिसमें कि महाद्वीपों और सागरों की उत्पत्ति, ये तमाम चीजें जो हैं हमें भू आकृति विज्ञान विषय वस्तु के अंतर्गत आती हैं। अब नाउ जो भू आकृति विज्ञान का जो विकास है, ठीक है, मुख्य रूप से हम भू आकृति विज्ञान की विकास की बात करते हैं तो क्योंकि जो अपर्दन और अपक्षय तथा निछालन ये महत्वपूर्ण कारक हैं जिस पर हम चर्चा सीक्वेंसली करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो भू आकृति विज्ञान जो है इसकी विकास जो है वो अवधारणाओं पर आधारित है, ठीक है। भू आकृति विज्ञान जो है वो कुछ मूलभूत जो अवधारणाएं हैं उस पर आधारित है और यही चीजें हमें सिलेबस में भी देखना है, चर्चा करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो भू आकृति विज्ञान जो है वो पृथ्वी की सतह की विशेषता और उन, ठीक है, और उन सभी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से संबंधित है जो समय के साथ इसे बदलने की कोशिश करती हैं। क्योंकि देखिए जो हमारा आज का स्थल का जो स्वरूप है, भूमि का जो स्वरूप है, इस स्वरूप को आने में कई साल लग गए क्योंकि इसमें और अभी भी बदलाव निहित है, ठीक है, बदलाव जो है अभी भी निहित है। तो यही चीजें जो है वो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हैं, आते हैं और भू आकृति विज्ञान की जो है वो कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं जिसमें एकेश्वरवाद सिद्धांत, ठीक है, प्रमुख रूप से आते हैं, तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान कुछ मौलिक अवधारणाओं पर आधारित है जो लंबे समय में विकसित हुए हैं। ये अवधारणाएं न सिर्फ भू आकृति विज्ञान के बुनियादी मौलिक कंपोनेंट यानी घटक प्रदान करती है, बल्कि विषय की चौड़ाई और उसका जो दायरा है, ठीक है, उसकी जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, उसकी भी एक झलक जो है हमें प्रदान करती है। ये अवधारणाएं जो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत, जो भू आकृति विज्ञान के विकास के अंतर्गत जो अवधारणाएं हैं, वो अवधारणाएं भू आकृति और भू दृश्य लक्षण निर्धारण
नियंत्रण कारकों, विकास और भू आकृति विकास पर बाधाओं, जिसमें स्थानिक और लौकिक दोनों को काउंट किया जाता है, के अंतर्निहित सिद्धांतों से संबंधित है और इनके महत्व के कारण जो है वो भू आकृति विज्ञान के डेटा का विकास, नियोजन और पर्यावरण प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में अनुप्रयोग होता है। हम अभी स्कोप के भी बारे में चर्चा करेंगे कि भू आकृति विज्ञान का स्कोप क्या है। तो ये किसी सीमित दायरे में नहीं बंद कर है, बल्कि इसका जो स्कोप है का ये क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है। ठीक है, अब नाउ कुछ महत्वपूर्ण भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा जो भू आकृति विज्ञान के सापेक्ष में जो परिभाषाएं दिए गए, हम उनको एक झलक के रूप में जो है यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं और इसी के तहत ये पीपीटी है। ठीक है, ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड होगा सारी चीज़ें, और इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट भी करते चलने हैं, ताकि जो है हम जब रिवीजन करें तो हमें खुद का नोट्स जो है वो देखने को मिले, जो कि हमें अच्छे से समझ में आ सके। ऐसे ये आपका पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल्स होंगे नोट्स। अब देखिए भू-आकृति विज्ञान के अंतर को हम किस प्रकार से जो है वो परिभाषित करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसमें मुख्य रूप से भू-आकृति विज्ञान यानी भूमि के स्वरूप का तार्किक ढंग से विवेचना करना। इसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी आयु, उसकी आंतरिक संरचना, ये तमाम चीजें जो है इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो ग्रीक शब्द है जियो, क्योंकि इंग्लिश जो वर्ड है वो जियोलॉजी है, भूगर्भ शास्त्र का। जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, अर्थ, और क्योंकि यहाँ पर जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी। तो जियो मतलब पृथ्वी, मॉर्फो, ठीक है, मॉर्फो मतलब कि स्वरूप हो गया, रूप हो गया, और लोगस मतलब अध्ययन करना होता है, वर्णन करना होता है। तो पृथ्वी की सतह आकारिकी का वर्णन जो है वो माना जाता है भू आकृति विज्ञान। वहीं भौतिक भूगोल अपने अध्ययन में भू आकृति का वर्णन करता है और इसमें राहत में अंतर के आधार पर पृथ्वी की सतह की विविधताओं की केवल बुनियादी अवधारणाओं को जो है वो शामिल किया जाता है। के साथ ही साथ मानव द्वारा उपयोग हेतु उनकी प्रयोजनकता की दृष्टि से सतही विविधताएं और भू आकृतियों के वर्णन से ये संबंधित है भू आकृति विज्ञान। साथ ही साथ भू आकृति विज्ञान में भू आकृतियों, उनके विकास, उत्तरदायी प्रक्रियाओं और समय के साथ उनके विकास का अध्ययन भी जो है इसमें शामिल होता है। साथ ही साथ भूवैज्ञानिकों द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाओं में, ठीक है, पृथ्वी की राहत विशेषताओं का व्याख्यात्मक वर्णन, पृथ्वी की विशेषताओं की उत्पत्ति, विकास का विश्लेषण और पनडुब्बी स्थलाकृति सहित भू आकृतियों का विज्ञान जैसी व्याख्याएं जो है भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत आती है या फिर शामिल की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं जो हमें भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलती है, उसका चर्चा की। अब नाउ हमारा जो अगला जो टॉपिक्स है यानी कि चीजें हैं वो है दायरा यानी स्कोप। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र का स्कोप क्या है। अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो भूगर्भ शास्त्र, जैसा कि हमने बताया कि ये किसी दायरे में बंद कर रहने वाला नहीं है और इसका जो है वो काफी बेहद क्षेत्र है, स्कोप है, दायरा है, जो कि आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में स्थानिक और लौकिक पैमाने पर भू आकृतियों और परिदृश्यों तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, विकास और भू आकृति परिवर्तन की गतिशीलता का अध्ययन शामिल है।
यानी कि यहाँ पर जो पृथ्वी का स्वरूप देख रहे हैं इसमें एक लंबा समय लगा है, क्योंकि हम लोग प्रीहिस्टोरिक्स जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल से ही, चूंकि हमारा प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें कि सिर्फ हम चीजें जो उल्लेख है उसके आधार पर जो है हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि साक्ष्य के आधार पर, तो उस समय से जो परिवर्तन होते जा रहे हैं वो अब तक परिवर्तन बना हुआ है। ठीक है, जो आज हम स्थलाकृति जो देख पा रहे हैं तो वो परिवर्तन का ही परिरूप है। और ये परिवर्तन में मुख्य अहम जो कारक है वो आपका अपर्दन है। ठीक है, अपर्दन, निच्छालन और अपक्षय। यहाँ पर हम अपर्दन क्या होता है, निच्छालन और अपक्षय क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि भू-आकृति विज्ञान के अंतर्गत ये ऐसे टॉपिक्स है, यानी एक महत्वपूर्ण कारक है भू-आकृति विज्ञान को प्रभावित करने वाले में या फिर विकास में। अब यहाँ पर विकास को भी आपको ये समझना है कि विकास जिसमें सिर्फ न कि डेवलपमेंट ही है, उसमें ह्रास भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से जो है हमें यहाँ पर भू आकृति विज्ञान के विकास के सापेक्ष में चीजों को समझनी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, भू आकृति विज्ञान का अंतिम उद्देश्य जो है वो भूगर्भिक समय के माध्यम से भूदृश्य विकास का पुनर्निर्माण करना है। ठीक है, भूदृश्य विकास का पुनर्निर्माण और भू आकृति विज्ञान के कुछ भाग भूविज्ञान की कई अन्य शाखाओं के साथ ओवरलैप होता है। जैसे आप देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी बात हम किसी सब्जेक्ट्स का करना, जैसे साइंस का ही कर लें, तो साइंस जो है वो सिर्फ एक चीज को नहीं ऑक्यूपाई करता है। आज जो नैनो टेक्नोलॉजी आया है या फिर अन्य और जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, हम मेडिसिन में बात करें या फिर अन्य में, तो उसका दायरा काफी विस्तृत है। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं भू आकृति विज्ञान का, तो ये सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक ही नहीं सीमित है, बल्कि ये अदर जो विषय हैं उसको भी ऑक्यूपाई किए हुए हैं, उसको भी ओवरलैप करता है। तो वही कह रही है कि हमारा जो भू आकृति विज्ञान है ये न सिर्फ ये कई अन्य शाखाओं को भी ओवरलैपित करता है, जिसमें कि तलछट विज्ञान हो गया, फिर अस्तर विज्ञान हो गया। ठीक है, ये हमें आगे पढ़ना भी है। फिर संरचनात्मक भू विज्ञान हो गया, शैल विज्ञान हो गया, जल विज्ञान हो गया, टेक्टोनिक्स समुद्री विज्ञान और पुरातात्विक शामिल है। तो जिसमें कि हमें ये अस्तर विज्ञान हो गया, फिर संरचनात्मक विज्ञान, शैल विज्ञान, जल विज्ञान, टेक्टोनिक्स, समुद्री विज्ञान, ये सारे जो हैं हमारे सिलेबस में शामिल है। और इनका जो आधार हमें प्रदान करेगा वो जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान ही। और भू आकृति विज्ञान के जो अन्य ब्रांचेज जहाँ पे हमें ये देखने को मिलेंगे वो हमने डिस्कस किया। अब नाउ आंकड़ों की विविधता विभिन्न क्षेत्रों में भू आकृति विज्ञान की उपयोगिता और अनुप्रयोग को जो है बढ़ाती है। ठीक है, जो आंकड़ों में हमें विविधता होती है उसको रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो है वो भू विज्ञान की अन्य सभी शाखाओं की तुलना में, ठीक है, जितना भी भू विज्ञान की जो अन्य हम शाखाएं की बात किए, इनमें भू आकृति विज्ञान का दायरा जो है वो सबसे व्यापक है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का जो दायरा है, इसका स्कोप है वो काफी ज्यादा विस्तृत है, जिसका अर्थ यह भी है कि इसका अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का जो अनुप्रयोग है, यूटिलाइजेशंस है, वो विभिन्न सेक्टर्स में विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो निहित है। इस कारण इसकी दायरा जो है व्यापक है। तो एक आपके दिमाग में ओवरव्यू यहाँ पे समझ डेवलप्ड हुई होगी कि जो इसका स्कोप है भू आकृति विज्ञान का वो काफी बड़ा है, विस्तृत है। अब आते हैं हम लोग आगे, और जो हमारा मौलिक अवधारणाएं हैं, ठीक है, भू आकृति विज्ञान के सापेक्ष में
जो मौलिक अवधारणाएं हैं। हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भू आकृति विज्ञान की विकास। भू आकृति विज्ञान के विकास के सापेक्ष में हमें ये चीज बताई जाती है या फिर हमें ये चीज जानकारी करनी होती है, रखनी होती है कि जो भूमि की यानी जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो स्थलाकृति है वो क्या है कि परिवर्तनशील है, और यह जो आकृति बनी है ये किसी पर्टिकुलर समय में नहीं बनी है, यह क्रोनिकल वे में यानी कि समय के साथ इसमें परिवर्तन आया है। ठीक है, हम अगर यहाँ पर देखिए स्थलाकृति की बात करते हैं, ठीक है, आज हम जिस इस स्थलाकृति की बात करते हैं यहाँ पर न सिर्फ स्थल है यानी मैदान है, बल्कि पहाड़ भी है, समुद्र भी है, पठार भी है, पर्वत भी है। तो ये जो आकृति बनी हुई है ये कई करोड़ों वर्ष का जो है परिणाम है। आखिर ये आकृति यहाँ पर चूंकि हम भूविज्ञान विकास की बात कर रहे हैं, देखिए भू आकृतियों का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए इस विकास में जो अहम फैक्टर्स है, कारक हैं, आज जिस स्वरूप को हम देख पा रहे हैं और इस स्वरूप में अभी भी परिवर्तन निहित है। ठीक है, तो भू आकृति के विकास जिन परिप्रेक्ष्य में या फिर जिन कारणों पर आधारित है वो हमारा है अपरदन, अपक्षय, निक्षालन। यही ना, अपरदन होने का कारण विभिन्न है। ठीक है, जल जिसमें प्रमुख कारण के रूप में देखा जाता है, इसके अलावा वायु भी है, ठीक है, यानी पवन भी है। तो यहां पर अपरदन यानी कि भूमि की सतह का कटाव। ठीक है, निक्षालन क्या हुआ, तो जमना, जैसे जब अपरदन होता है तो जैसे हम मान लेते हैं कि नदी ही है, नदी अपनी धारा के साथ चंचल वे में आगे बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, जो है हमारा चंचल वे में आगे बढ़ रही है। तो जब ये जो है वो आगे बढ़ती है तो अपने साथ क्या है कि कटाव, आसपास की जो मिट्टी है या फिर अन्य और जो चीजें हैं उसको अपने साथ प्रवाहित करने हुए आगे बढ़ती हैं। तो आसपास की क्षेत्रों की जो मिट्टी है, गाद है, उसको अपने साथ लेना, यानी कि आसपास के क्षेत्रों का वो अपरदन कर रही है, मिट्टी का कटाव ही अपरदन है। और ये क्या करती है कि जाकर कहीं पे चली जाती है, खासकर जो डेल्टा बनता है, ठीक है, डेल्टा का जो निर्माण होता है, तो यानी कि जो नदी के द्वारा अपरदित करके जो मिट्टी और गाद वगैरह लाया गया उसको क्या किया, ये जमा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो अपरदित की हुई जो गाद और अन्य मिट्टियां हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना ही निक्षालन कहलाता है। और अपक्षय चट्टानों का टूटना, भूस्खलन वगैरह के थ्रू जो है वो अपक्षय होता है। तो ये भू आकृति परिवर्तन में काफी अहम रोल प्ले करते हैं। तो हमारा भू आकृति विकास का जो मतलब है वो स्थलाकृति में परिवर्तन, वो या तो विकास के रूप में देखा जा सकता है या फिर ह्रास के रूप में। ह्रास के रूप में मतलब क्या, तो जलमग्न हो सकता है, यही ना, जलमग्न हो जाएगा तो हम उस स्थलाकृति का जो है वो मानव उपयोग नहीं कर सकते हैं, जल के रूप में वो परिवर्तित हो रहा है। तो इन चीजों को हमें देखना है। यहाँ पे ये जो हम चीजें देख रही है भू आकृति का ही विकास को परिलक्षित करता है। अब चलिए हम लोग आगे आते हैं, और जैसा कि हमारा टॉपिक्स जो हम अभी बता रहे हैं वो मौलिक जो अवधारणाएं हैं
ठीक है, भू आकृति विज्ञान की जो मौलिक अवधारणाएं हैं हम उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो पहली जो अवधारणा ये है, ठीक है, कि वर्तमान अतीत की कुंजी है। ठीक है, वर्तमान अतीत की कुंजी है। ये पहली अवधारणा है हमारी भू आकृति विज्ञान की। अब इस अवधारणाओं को ही जो है वो एकेश्वरवाद का सिद्धांत कहा जाता है, और एकेश्वरवाद का सिद्धांत देने वाले जो भूगर्भ शास्त्रवेत्ता हैं वो है जेम्स हटन। यहां से पूछा भी जाता है, जेम्स हटन के द्वारा जो है वो एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया गया, लेकिन इनके जो विचार थे उनमें आमूलचूल परिवर्तन जो है और थॉर्नबरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो देखिए यह सिद्धांत यानी एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत जेम्स हटन के मूल विचार से थॉर्नबरी द्वारा थोड़ा संशोधन किया गया, और यह सिद्धांत दावा करता है कि आज जो भौतिक प्रक्रियाएं और नियम संचालित होते हैं वे भूवैज्ञानिक समय में भी संचालित होते रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो आज हम क्रियाएं देख रहे हैं, ठीक है, भू आकृति के विकास में जो हम आज क्रियाएं देख रहे हैं ये सिर्फ आज का ही नहीं बल्कि पहले भी जो क्रिया हुए हैं वो इसी पैटर्न पर हुए हैं, यद्यपि हमेशा एक ही तीव्रता के साथ नहीं। ठीक है, तीव्रता में थोड़ा बहुत जो है वो हो सकता है कि डिफरेंस हो, लेकिन जो संचालित होने का प्रक्रम है वो सेम रहा है। यह भूविज्ञान समय के दौरान भूआकृति प्रक्रियाओं की एक रूपता को रेखांकित करता है। ठीक है, जैसे आप नदी के किनारे जो मैदान बनता है जिसको हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, अब उसमें देखिए जो भी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है वो एक रूपता है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई गई उसी यानी कि मिट्टी का जो अपर्दन हुआ उसी का निछालन से, ठीक है, नदियों के द्वारा जो अपर्दित मिट्टी लाया गया तो उसके निछालन से ही जो है वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो रहा है। वो चाहे कावेरी नदी की बात करें, गोदावरी नदी की बात करें या फिर हम गंगा नदी की बात करें, इनके द्वारा जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया गया उनमें एक रूपता है। तो वही चीजें यहाँ पर कहा जा रहा है कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं की एक रूपता को रेखांकित करता है जो अलग अलग समय पर अलग अलग तीव्रता के साथ संचालित होती है। ठीक है, तो ये जो दावा है यही जो है वो एकेश्वरवाद का सिद्धांत कहलाता है, और इसके द्वेता जेम्स हटन है जिन्होंने 18वीं सदी में ये सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। और भूविज्ञान के विज्ञान के लिए मौलिक आधार है ये, जो कहता है कि वर्तमान अतीत की कुंजी है। इस पॉइंट को आपको नोट भी करना है और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं यहां से। तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत की रिगार्डिंग जो है हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया, डिस्कस किया। हम एमसीक्यूज का भी अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट, एकेश्वरवाद का जो है वो अर्थ क्या है, थोड़ा सा हम इस पर भी व्यू डाल देते हैं। देखिए एकेश्वरवाद यानी कि भूवैज्ञानिक प्रक्रिया, भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जिसमें कि आपका ज्वालामुखी हो गया, भूकंप, पवन, जल कटाव हमेशा से समान तरीके से ही काम करता है। हमने अभी जैसा कि जल कटाव का आपके साथ एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था कि नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है वो निछालन प्रक्रम के तहत जो है वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, यानी मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। तो इसमें जो है वो वैज्ञानिक भू क्रियाएं जो है हमेशा से समान तरीके से ही काम करती है, वो चाहे भूकंप की बात करें या फिर ज्वालामुखी, यानी दैट मीन्स भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। नाउ अतीत में पृथ्वी पर जो कुछ भी हुआ है
वो आज भी उसी तरीके से हो रहा है ना। पहले जिस तरह से मैदान का फॉर्मेशन हुआ या फिर जो पहले जिस तरह से भूकंप होते थे, आज भी उसी प्रक्रम के तहत जो है वो भूकंप हो रहे हैं या फिर ज्वालामुखी उद्गार होता है। हम हमेशा में हम वर्तमान में होने वाली वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करके अतीत की भूवैज्ञानिक घटनाओं को समझ सकते हैं, ये न करते हैं। जो वर्तमान में भूकंप वगैरह होते हैं तो उनका अध्ययन करके हम पीछे के अतीत के चीजों को भी समझते हैं। अब देखिए, एकेश्वरवाद का सिद्धांत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह भू विज्ञान में भूवैज्ञानिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण जो है वो प्रदान करता है। और यह भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जिसमें ज्वालामुखी, भूकंप और अन्य और जो घटनाएं हैं की समझ के लिए एक आधार बनाता है और यह भूविज्ञान के विज्ञान को विकसित करने में मदद करती है। तो एकेश्वरवाद का सिद्धांत जो है भू आकृति विज्ञान की एक मूलभूत अवधारणा है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया आपके साथ। दूसरी जो अवधारणा है वो है यहाँ पर एकेश्वरवाद के ही सापेक्ष में थोड़ा सा उदाहरण भी देखने। एक और, चट्टानों के निर्माण में कई सदियों या वर्षों का समय लगता है, लेकिन ये प्रक्रियाएं अभी भी जारी हैं, एकेश्वरवाद का ही उदाहरण है। फिर पर्वत बनाने में सदियों का समय लगता है, लेकिन आज भी पर्वतों का निर्माण जारी है। वहीं पृथ्वी की सतह पर टकराव और जमाव अभी भी हो रहे हैं। तो ये जो हमारी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं वो समान तरीके से वर्तमान समय में भी हो रही है। यही तो कारण है कि वर्तमान अतीत का कुंजी है। एकेश्वरवाद सिद्धांत का मूल जो अवधारणा है वो यही है। अब देखिए, एकेश्वरवाद का सिद्धांत भूविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने और अतीत की भूवैज्ञानिक घटनाओं की व्याख्या करने में मदद है, जो कि हमने पीछे ही चर्चा कर लिया यहीं पे। ये एकेश्वरवाद सिद्धांत हुआ। नाउ दूसरा जो हमारा भू आकृति विज्ञान की रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वह है भूगर्भिक संरचना की भूमिका। ठीक है, भूगर्भिक संरचना की भूमिका। तो इसके अंतर्गत हम अगर बात करते हैं तो यह अवधारणा जो है वो भूदृश्यों के विकास, ठीक है, भूदृश्यों के विकास में भूवैज्ञानिक संरचनाओं की प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डालती है। दोष क्षेत्र, तह और जोड़ जैसे भूवैज्ञानिक संरचनाएं भू आकृति प्रक्रियाओं के लिए चट्टान की परिवर्तनशीलता और संवेदनशीलता को प्रभावित करती है, जिससे इन संरचनाओं से संबंधित भू आकृति और भूदृश्यों का विकास होता है। यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पर भूगर्भिक संरचना, जो हमारी पृथ्वी की जो संरचना है, भूगर्भ की जो संरचना है, उसका भी भूमिका भू आकृति विज्ञान में है, क्योंकि बिना उसके परिवर्तन के जो भूगर्भिक संरचना है उसमें जो है वो लंबे समय में ही सही, लेकिन उसमें भी परिवर्तन परिलक्षित हैं, देखने को मिलते हैं। तो भूआकृतिक प्रक्रियाओं के लिए चट्टानों की जो है वो परिवर्तनशीलता और संवेदनशीलता को प्रभावित करती है। अगला जो हमारा अवधारणा है, ये हमारा, चूंकि आप देख सकते हैं कि जो भूगर्भिक संरचना है वो विभिन्न चट्टानों जैसे अवसादी हो गया, आग्नेय, कायांतरण, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ है। तो ये जो विकास हुआ है, ये जो परिवर्तन हुए हैं वो भू आकृति विज्ञान के ही सापेक्ष में, क्योंकि ये सारे जो परिवर्तन हुए हैं एक काल क्रम में, विभिन्न कालों में जो है वो, लेकिन सारे में जो परिवर्तन की दर की बात करें, प्रक्रम की बात करें, तो वो समान रूप से देखने को मिलती। नेक्स्ट जो है वो है भू आकृति प्रक्रियाओं की विशिष्ट छापें। जैसे कि हमने प्रक्रियाओं में बात किया, इसमें ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है, जल कटाव वगैरह वगैरह। तो देखिए, विभिन्न भू आकृति कारक भू आकृतियों का अपना विशिष्ट संयोजन बनाते हैं।
प्रत्येक भू आकृति प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अलग अलग भू आकृतियां बनती हैं, है ना। अगर भूकंप होता है तो क्या होते हैं कि दरारें बन जाते हैं, ये ना। पृथ्वी में जो है वो बड़े बड़े दरारें, खाई बन जाती है। ज्वालामुखी होता है तो बड़ा जो है वो एक टीला बन जाता है। तो यानी कि यहाँ पे ये कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक भू आकृति प्रक्रिया के जो परिणाम स्वरूप जो है वो अलग अलग स्थलाकृति बनती है, जिससे इन प्रक्रियाओं की पहचान और उनकी जो विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर उनका लक्षण निर्धारण संभव होता है। तो यानी कि जो दूसरी हमारी तीसरी जो मूलभूत अवधारणा है भू आकृति विज्ञान का, वो है भू आकृति प्रक्रियाओं की विशिष्ट छापें। क्योंकि भू आकृतिक प्रक्रियाओं के तहत जो है अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण होती है, जो पृथ्वी पर एक छाप को छोड़े हुए है। नेक्स्ट जो है वो हमारी अवधारणा वो है भू आकृतियों का क्रमबद्ध क्रम। भू आकृतियों का क्रमबद्ध क्रम, तो इसके अंतर्गत देखिए हम लोग, तो जैसे जैसे अपरदनकारी कारक पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं, वे विकास के विभिन्न चरणों में विशिष्ट विशेषताओं वाले भू आकृतियों का क्रमबद्ध क्रम बनाते हैं। और यह अवधारणा समय के साथ भू आकृतियों के आकार देने में अपरदन की भूमिका पर जोर देती है, जिसे भू आकृतियों का क्रमिक विकास होता है। तो यानी कि जो विकास है वो किसी जो है वो अचानक से या फिर जादुई तरीके से नहीं हुआ है, एक क्रमबद्ध तरीके से, जैसे चट्टाने ही बने हुए हैं। तो आप देखते हैं कि लेयर बाय लेयर जो है उसका परत बना रहता है। तो ये क्रमबद्ध तरीके से ही जो है विकास हुआ है। तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत एक मौलिक अवधारणा हमारा आकृतियों का क्रमबद्ध क्रम भी है। अगली जो है वो है हमारा भू आकृति विकास में जटिलता। अब देखिए भू आकृति विकास यानी कि जो भूमि, जो हमारी अभी स्थलाकृति है, ये बनना क्या आसान था? नहीं, ये काफी जटिलता को यहाँ पर दिखाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को। तो ये भी हमारी भू आकृति विज्ञान की एक अहम अवधारणा है, भू आकृति विकास में जटिलता। देखिए भू आकृति विकास अक्सर जटिल होता है। स्थलाकृति का निर्माण क्या आसान है? जी नहीं। जिसमें जलवायु, टेक्टोनिक्स और समुद्र स्थल में परिवर्तन जैसे कई कारक परिदृश्य विकास को प्रभावित करने के लिए परस्पर क्रियाएं करती हैं, यही ना। अगर हमें कोई भी स्थलाकृति रेंडमली चेंज नहीं होते हैं, उनके लिए भू आकृतिक प्रक्रियाएं, और वो भी किसी एक प्रक्रिया नहीं बल्कि विभिन्न प्रक्रियाएं, जिसमें आप देख सकते हैं टेक्टोनिक्स यानी भूकंप जैसे चीजों को, समुद्र स्तर में परिवर्तन, ठीक है, जलवायु, ये सारे महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं बदलाव में। तो ये एक जटिल प्रक्रम होती है और इन कारकों की परस्पर क्रिया के कारण भू आकृति विकास को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्योंकि अगर हमें एक परिप्रेक्ष्य में अगर बात करनी हो तो चलिए कुछ राहत होती है, लेकिन अगर हमें अलग अलग चीजों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करने की बात होती है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जटिलता आती है। तो वही कारण है कि भू आकृति विकास में जो है वो जटिलता है। इतना आसान वे में जो है भू आकृति, जो आज हम जहाँ पर घर बनाकर रहते हैं, उस स्थलाकृति को बनने में कई करोड़ों वर्ष और विभिन्न कारकों के कारण जो है वो संभव हो पाया है। तो ये चीजें जो है वो भू आकृति विज्ञान की एक मूलभूत अवधारणा में जो है वो इसकी जटिलता भी है। अगला है पृथ्वी की स्थलाकृति की आयु, ठीक है। तो पृथ्वी की अधिकांश स्थलाकृति प्लेस्टोसीन युग से पुरानी नहीं है, और यह इसका कुछ हिस्सा तृतीय काल से भी पुराना है। हम एक बार जो है वो जो काल है हम उनका आपके साथ डिस्कस करेंगे, ऐसे आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास कुछ वैसा सोर्सेस हैं, बुक्स वगैरह, तो आप उनमें एक बार देखिएगा। हम सारे काल को जो है वो एक साथ बताने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है आपको काल में जो है वो दिक्कत ना हो।
तो यहाँ पर तृतीय काल से भी पुराना है और इस अवधारणा में भूदृश्यों की आयु को समझने के लिए निहितार्थ है जो यह सुझाव देता है कि पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग भू आकृतिक प्रक्रियाओं, ठीक है, ज्वालामुखी, भूकंप और अन्य और जो आपदाएं हैं या फिर हम कह सकते हैं कि अन्य और जो घटनाएं हैं द्वारा लगातार संशोधित होता रहता है। ये पृथ्वी की स्थलाकृति की आयु, ये भी एक हमारा मौलिक अवधारणा है भूआकृति विज्ञान के सापेक्ष में। नेक्स्ट, प्लेस्टोनिक युग के प्रभावों का महत्व। तो प्लेस्टोनिक युग में अपने चरम जलवायु परिवर्तन के माध्यम से वर्तमान परिदृश्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और परिदृश्य विकास की सही व्याख्या करने के लिए इस अवधि के दौरान भूवैज्ञानिक और जलवायु परिवर्तनों को समझना यहाँ पे आवश्यक होता है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि जो मेन फैक्टर्स हैं वो सारे चीज़ें हम लोग वन बाय वन करके चर्चा करेंगे, जिसमें स्थलाकृति भी, जैसे नदियों के द्वारा या फिर पवन के द्वारा जो भूआकृति परिवर्तन परिलक्षित है या फिर विकास जिसको हम कह सकते हैं, तो उसके सापेक्ष में। तो यहाँ पर चूंकि अभी हम जो मूल अवधारणाएं हैं उसके सापेक्ष में वन बाय वन करके चर्चा कर रहे हैं। और अगला है विश्व जलवायु की भूमिका। भूआकृति विज्ञान की मूल अवधारणाओं में विश्व जलवायु की भी भूमिका है, ठीक है। बिना जलवायु का क्या हम किसी स्थलाकृति का कल्पना कर सकते हैं? तो नहीं, ठीक है, क्योंकि जलवायु का एक अहम रोल होता है। देखिए दो चीज़ें यहाँ पर, जलवायु और एक मौसम होता है। तो जलवायु जो लंबे समय से, ठीक है, 30 साल 40 साल से जो जलवायु यानी जो मौसम बना हुआ आ रहा है, तो उसको हम लोग जलवायु का नाम देते हैं। और पृथ्वी पर विभिन्न जलवायु क्षेत्रों की विशेषता अलग अलग भूआकृति प्रक्रियाओं से होती है, जिसके कारण विभिन्न भूआकृतिक संयोजन का निर्माण होता है। और विश्व जलवायु और संबंधित भूआकृति प्रक्रियाओं की गहन समझ अतीत के परिदृश्यों की व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो यानी कि विश्व की जलवायु की भूमिका ये हमारा भूआकृति विज्ञान की एक मूल अवधारणाओं में शामिल है। तो ये हम लोगों ने देखा। इसके अलावा भूआकृति विज्ञान में ऐतिहासिक विस्तार, ठीक है, क्योंकि भूगर्भीय समय में, देखिए यहाँ पर भू विज्ञान के अध्ययनों को भूगर्भीय समय में वापस विस्तृत किया जाना चाहिए ताकि भूआकृति विकास को पूरी तरह से चित्रित किया जा सके। तो इसमें भू आकृतियों और भूदृश्यों के पिछले जो भूवैज्ञानिक इतिहास है उसकी व्याख्या करना जो है वो शामिल है, और ताकि समय के साथ उसके विकास को समझा जा सके। देखिए एकेश्वरवाद का जो हमने सिद्धांत आपके साथ डिस्कस किया, चर्चा किया, उसमें हमने बताया कि वर्तमान अतीत का कुंज है, यानी वर्तमान में जो क्रियाएं हो रही हैं उनको हम अध्ययन करके जो पीछे इससे संबंधित जो क्रियाएं हुए थे उसके बारे में जानते हैं। लेकिन हमें पिछले जो क्रियाएं हुए हैं उनको भी जानना अहम आवश्यक है, जो कि यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है कि भूआकृति विज्ञान में ऐतिहासिक विस्तार जो हमारा पहले जो विकास हुआ उसके बारे में, ठीक है, जो यहाँ पर देखिए इसमें भू आकृतियों और भूदृश्यों के पिछले भूवैज्ञानिक इतिहास की व्याख्या करना शामिल है, ठीक है। यानी कि जो अतीत में जो घटनाएं घटित हुए उनका भी अध्ययन, ताकि जो है हम भू आकृति विज्ञान को और बेहतर तरीके से समझ सकें। और नेक्स्ट जो है वो हमारा भू आकृतिक प्रक्रियाओं की विभिन्न दरें, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर भू आकृति प्रक्रियाओं के संचालन की विभिन्न दरों के कारण राहत होती है, और कटाव की दरों में भिन्नता के कारण विभिन्न राहत विशेषताओं का निर्माण होता है, जिससे कुछ क्षेत्र में अन्य की तुलना में अधिक तेजी से कटाव होता है। तो अब देखिए बाढ़ का, यानी कि नदी का जल जो है वो किसी क्षेत्र में क्या होता है कि ज्यादा मिट्टी का कटाव करता है, किसी में कम। तो यहाँ पर देखिए भूआकृति प्रक्रियाएं जब होती है तो ऐसा नहीं है कि सारे जगह जो है वो समान नुकसान पहुंचाता है या फिर जो है वो घटित होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो वही चीज़ें हैं कि विभिन्न दरें होती हैं, ठीक है।
और उसी के तहत जो है वो एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कटाव की जो दर होती है उसमें विभिन्नता होती है, इसका विभिन्न कारण हो सकते हैं। ठीक है, और राहत विशेषताओं की का जो है वो निर्माण यहाँ पे होता है, यानी जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, तो यानी कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं की विभिन्न दरें, ये भी जो है हमारा भू आकृति विज्ञान की मूल अवधारणा में शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं थे भू आकृति विज्ञान के सापेक्ष में, वो हम लोगों ने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया। ठीक है, वहीं अवधारणाओं के बारे में जो थॉर्नबरी महोदय के द्वारा कहा गया है वो एक बार यहाँ पर संक्षेप रूप में दिया गया है, जो आपके नोट्स में होंगे, आपको समझना। बाकी हमने सविस्तार इन चीजों का चर्चा आपके साथ किया हुआ है। अब नाउ जो हमारा नेक्स्ट है वो भू आकृतियों का विकास। ठीक है, भू आकृतियों का विकास, तो जैसा कि हमने अभी बताया आपके साथ डिस्कस हमने पहले ही किया भू आकृतियों के विकास में, कि भू आकृति का विकास यानी कि भू स्थल की जो परिवर्तन है, ठीक है, वो या तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वे में हो सकता है या फिर नेगेटिव वे में। तो यहाँ पर देखिए भू आकृति विकास एक भू आकृति से दूसरी भू आकृति में परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। यह एक बार तैयार हो जाने के बाद व्यक्तिगत भू आकृतियों के परिवर्तन को संदर्भित करता है और एक भू आकृति विकास के विभिन्न चरणों से गुजरती है, जो युवावस्था, परिपक्वता और वृद्धावस्था है। आगे जब हम नदी के द्वारा जो स्थलाकृति है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां पर जो है वो युवावस्था, परिपक्वता और वृद्धावस्था, क्योंकि यह जो हम आकृति यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आकृति है इसमें इसे बनने में तीनों चीजें, युवावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है, यानी कि जो तीनों परिपक्वता और वृद्धावस्था, इन तीनों से गुजरकर जो है ये आकृति बनी हुई है। तो विकास में यानी कि एक स्थलाकृति का दूसरे स्थलाकृति में परिवर्तन, ठीक है, मुख्य रूप से, और ये परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है या फिर नेगेटिव वे में भी, और ये परिवर्तन जो है वो 3 चरणों में, युवावस्था, परिपक्वता और वृद्धावस्था में संपन्न होती है। नाउ भू आकृतियों के विकास के 2 महत्वपूर्ण भाग हैं, जिसमें एक अपर्दन और दूसरा निक्षेपण, जिसका हमने अभी भी चर्चा किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हमारे आने वाले क्लासेस के लिए महत्वपूर्ण जो है वो पॉइंट्स हैं, जिसे हम यहाँ पर संक्षेप रूप में समझ रहे हैं। तो ये भू आकृति प्रक्रियाएं अपरिहार्य हैं और आमतौर पर धीरे धीरे और लंबी अवधि में होती है। विकास भू आकृति कारणों पर निर्भर करता है, जिसमें भूजल, ग्लेशियर, लहरें, हवाएं शामिल होती है, और अपर्दन और निक्षेपण दोनों प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह को बदल देती हैं। एक निक्षालन भी इसमें हम शामिल करेंगे। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने भू आकृतियों के विकास के सापेक्ष में चर्चा की। तो मुख्य रूप से जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो भू आकृति विज्ञान की जो अवधारणाएं हैं उसके सापेक्ष में जो तमाम चीजें थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा किए, डिस्कस किए। अगर यहाँ पर किसी का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो अगला जो हम लोग का है वो प्रमुख है भू आकृतियों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें कि अपक्षय और अपर्दन दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग आगे के क्लासेस में, तथा जो हमारा अगला जो पोर्शन है, ठीक है, अगला जो हमारे सिलेबस का पार्ट से भू आकृतियों के नदीय भू आकृतियों के लक्षण और प्रकार, उस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इससे संबंधित कुछ जो है क्वेश्चंस भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तो देखिए हमने जो भी भू आकृति विज्ञान है उसके सापेक्ष में बातें की हैं उसको समझें। देन भू आकृति विज्ञान की जो अन्य एस्पेक्ट्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की क्वायत है, जैसे कि इसकी परिभाषाएं, इसका स्कोप, इसको प्रभावित करने वाले कारक, फिर इसकी जो मूल अवधारणाएं थे उसको हम लोगों ने देखा। फिर भू आकृति विज्ञान की विकास
और उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इन तमाम चीजों के रिगार्डिंग हम लोगों ने चर्चा किया। अब नाउ इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक रूपता सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए आज देखी जाने वाली प्रक्रियाएं भूतकाल की कुंजी है, या फिर पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए भूतकाल की प्रक्रियाएं आज की कुंजी है। पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए आज और भूतकाल की प्रक्रियाएं समान है, तथा पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए आज और भूतकाल की प्रक्रियाएं अलग अलग है। तो चलिए इसमें आंसर आप लोग करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि वर्तमान अतीत की कुंजी है, यही ना है, वर्तमान अतीत की कुंजी है। अब इसी से आप यहां पे आंसर कर दें। तो देखिए, आज देखी जाने वाली प्रक्रियाएं यानी वर्तमान भूतकाल, भूतकाल यानी कि अतीत की कुंजी है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए, जो चीजें हमने आपको बताया उसी पर ये क्वेश्चंस था, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाने का इसका शब्दावली थी वो अलग था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। अगला प्रश्न है एक रूपता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जेम्स हटन या फिर गैलीलियो। तो जेम्स हटन। नेक्स्ट प्रश्न है आपदावाद सिद्धांत एक रूपता सिद्धांत का विपरीत है। तो आपदावाद सिद्धांत क्या बताता है। तो देखिए, हमारा जो एकेश्वरवाद का सिद्धांत है वो यही है कि परिवर्तन होता है लेकिन धीरे धीरे और समान रूप से। लेकिन यहाँ पर आपदावाद सिद्धांत में इसका अपोजिट यानी कि अचानक होना, ये ना, पृथ्वी की संरचना अचानक और बड़ी घटनाओं से बदलती है, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो बी नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एक रूपतावाद सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए कौन सा वाक्यांश महत्वपूर्ण है। प्रलयों की ताकत, अचानक बदलाव, वर्तमान अतीत की कुंजी है या फिर अतीत वर्तमान की कुंजी है। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि एकेश्वरवाद सिद्धांत का तो एक ही उद्देश्य है, वो है अतीत, वर्तमान अतीत की कुंजी है। ठीक है, वर्तमान अतीत की कुंजी है। अगला प्रश्न है एकेश्वरवाद सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह पर देखी जाने वाली भू आकृतियां किसके द्वारा बनती है। केवल अचानक घटनाओं द्वारा, केवल धीरे धीरे एक समान प्रक्रियाओं द्वारा, अचानक और धीरे धीरे प्रक्रियाओं के मिश्रण द्वारा, और केवल भूगर्भीय गतिविधियों द्वारा। चलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर करें। तो देखिए, यहाँ पर एक समान प्रक्रियाओं द्वारा तो ये परिलक्षित है, केवल धीरे धीरे और एक समान प्रक्रियाओं द्वारा जो है यहाँ पे हम सही आंसर इसमें कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है भू आकृतियों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कारक कौन सा है। चलिए इसके आंसर पर इसके लिए जो है आप आंसर करें। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, ये तीनों आते हैं, और तीनों के तीनों क्या हैं, भू आकृतीय प्रक्रियाएं। भू आकृतीय प्रक्रियाओं में ये तो आते ही, इसके साथ भूकंप, ज्वालामुखी, जल कटाव, ये सारी चीजें आती है। तो हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भू आकृतियों के विकास में निक्षेपण की प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, निक्षेपण,
तो चट्टानों का अपरदन, अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों का अपरदन, चट्टानों का स्थानांतरण और जमाव तथा चट्टानों का विघटन। हमने बताया निक्षेपण, यानी कि जो हमारी गाद या फिर अन्य अपरदित चीजें हैं उसका स्थानांतरण और जमाव, ये निक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, चट्टानों का स्थानांतरण और जमाव जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भू आकृतियों के विकास में समय का क्या प्रभाव पड़ता है? समय का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं, भू आकृतियां समय के साथ स्थिर होती हैं, भू आकृतियां समय के साथ बदलती है या फिर भू आकृतियां समय के साथ कम होती हैं। तो अभी हमने बताया था आपके पास, ठीक है, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो भू आकृतियां समय के साथ जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं। तो यानी कि समय के साथ जो है वो बदलती रहती हैं, स्थिर नहीं रहती हैं। और अगला प्रश्न है, आधुनिक भू आकृति विज्ञान का संस्थापक किसे कहा जाता है, माना जाता है? डेविस, रिटर, हैंस या फिर हटन? तो जेम्स हटन, जिन्होंने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया था। तो जेम्स हटन को जो है वो आधुनिक भू आकृति विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं जेम्स हटन के सापेक्ष में भी विभिन्न तथ्य, जिसमें कि 1785 में जो है एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया, इनके द्वारा पृथ्वी का सिद्धांत लिखा गया, उसी में जो वो एकेश्वरवाद की अवधारणा पर चर्चा की गई और इनके द्वारा ही जो है ये वर्तमान अतीत की कुंजी है एकेश्वरवाद के सापेक्ष में बताई गई। और इनके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भूवैज्ञानिक समय की प्रत्येक अवधि के दौरान भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं समान तीव्रता के साथ सक्रिय थी। तो इस तरह से जो है इन्होंने अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति का निरीक्षण करने वाले ये पहले वैज्ञानी थे और शुरुआत का कोई अवशेष नहीं, अंत की कोई संभावनाएं नहीं। ये भी जो है वो कोटेशन या फिर चीजें हटन के द्वारा ही बताया गया है। और अगला प्रश्न 10वां नंबर, भू आकृतियों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कारक कौन सा है? अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण या फिर भू आकृति प्रक्रिया? इसका तो हमने पीछे इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो है वो चर्चा कर लिया था। इसका सही आंसर जो है वो भू आकृति प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखे। तो यहाँ तक अगर किन्हीं का कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने जो हमारा पहला टॉपिक्स था भूगर्भ शास्त्र के रिगार्डिंग, उस पर चर्चा की है, भू आकृतियों के विकास की अवधारणाओं पर और विभिन्न परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले जो क्लासेस होगा उसमें हम लोग नदीय भू आकृतियों के लक्षण और प्रकार तथा जो आज के जो हमने अवधारणाओं के बारे में बातें की है उसके परिप्रेक्ष्य में भी कुछ अन्य और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो है आपके ये संपूर्ण जो कोर्सेस है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और अभी इसका जो है वो लाइव क्लासेस प्रारंभ हो चुका है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है, जो तैयारी करने चाहते हैं, आप जल्द से जल्द इनमें इनरोल्स करके अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें। जैसा कि हम अगर बात करें झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा का, तो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके फॉर्म जो है वो आपके 18 जून से फिलअप होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो अब तैयारी जो है आपको प्रारंभ कर देनी चाहिए। और चूँकि जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है और उनको हमें समझना एक स्मार्ट स्टडी के तहत तथा एक सटीक वे में और एक रणनीति के तहत जो है हमें करने की यहाँ पर आवश्यकता है, जो आपको इस कोर्सेस में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो है आपको इस कोर्स में करवाए जाएंगे। हर एक टॉपिक वाइज जो है थ्योरेटिकल पार्ट्स, फिर उसका जो है वो आपका न्यूमेरिकल्स यानी कि एमसीक्यूज टाइप के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनके रिगार्डिंग, साथ ही साथ जो है आपका पीडीएफ नोट्स, लाइव टेस्ट और जो है वो आपका टेस्ट सीरीज, इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ज्वाइन करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करके जो है वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले से स्वरूप एकेडमी या फिर इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
अभी जो है वो स्पेशल डिस्काउंट दिए जा रहे हैं 2021 का जो है अभी स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे रेगुलर फी 8,000 है, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र 5,900 में जो है आपको दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, इसमें विशेषताएं हैं कि ये लाइव क्लासेस के साथ साथ आपका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा, ताकि आप बाद में इसको पुनः जो है रिवीजन कर सकें। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और लाइव टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, यानी कि कंप्लीट तैयारी जो है आपको इसके अंतर्गत कराई जाएगी। तो आज ही ज्वाइन करें इन कोर्सेज में। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर किन्हीं का कोई क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।